अब सब लोग देखो यहाँ पे, इसको भी हम लोग एक अराउंड 30 मिनट्स में, नेक्स्ट 30 to 35 मिनट्स में इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। मैं क्विकली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का वन शॉट रिवीजन लेक्चर, मतलब इसको हम लोग जैसे मैंने बोला 30 to 40 मिनट्स मैक्स, 40 मिनट्स में इस क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ खत्म कर देंगे। मैं इसमें क्विक आपको रिवीजन दूंगा कंसेप्ट की, और कंसेप्ट की रिवीजन होने के बाद इसके कुछ 2024 एंड 2025 के जेईई मेन के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो जेईई मेन में आए हुए क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिवीजन में फोर्सेस में कौन से फोर्सेस होते हैं सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे फोर्सेस में यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्स में mg फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन एंड स्प्रिंग, इतने आपके फोर्सेस होते हैं जो हम लोग पूरे मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। mg इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स क्या करता है, पुश करता है बॉडी को, टेंशन क्या करता है, पुल करता है, फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज या सपोर्ट दोनों करता है, फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स क्या करता है, वो भी पुश या पुल दोनों करता है। तो ये अलग अलग टाइप के फोर्सेस थे। फिर एक टर्म था एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होती है फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे यहाँ पे 3 ब्लॉक्स रखे हुए, अब ये तीनों 3 ब्लॉक्स आप देखोगे, ठीक है, ये तीनों 3 ब्लॉक्स में 2 kg 4 kg एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। अब इसमें ना बहुत सारे फोर्सेस की खिचड़ी हो, जैसे 2 kg के ऊपर ग्रेविटी लगेगा, ये नॉर्मल लगेगा, 4 kg के ऊपर इसका नॉर्मल, इसका नॉर्मल। अब हर एक डायग्राम वहां पे ड्रॉ नहीं कर सकते, डायग्राम को अपन सेपरेटली ड्रॉ करते हैं। जब डायग्राम को फ्री करते हैं, मतलब बॉडी को फ्री करते हैं और उसका डायग्राम बनाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे 2 kg को फ्री किया, अब 2 kg के ऊपर फोर्स एक N1 ऊपर लगेगा, 20 नीचे लगेगा, 4 kg के ऊपर N1 नीचे पुश करेगा, N2 ऊपर पुश करेगा। देखो ऐसे सब फोर्सेस को ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो होते हैं ना, ये फोर्सेस की डायग्राम, उसको बोलते हैं एफबीडी। अब ध्यान में रखना, जब ये सारी की सारी चीजें इक्विलिब्रियम में है, मतलब यहाँ पे कोई भी बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको हम लोग, तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, मतलब सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इससे इक्वेशंस बनती है, N1 20, N2 की वैल्यू N1 + 40, N3 की वैल्यू N2 + 100। ये सब बेसिक में अपन ने पढ़ा हुआ था, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ आपको। तो इसी चीज को, इसी डायग्राम को, इस इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम एंड राइटिंग इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, ध्यान में रखना। अब फ्री बॉडी डायग्राम तो मैंने जस्ट बता दिया। अब न्यूटन के 3 लॉज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हम बोलते हैं बॉडीज इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स जब 0 होगा बॉडी पे, तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। ये होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, F = ma, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। F वेक्टर = मास × एक्सेलरेशन वेक्टर, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लिखा है। यहाँ पे ध्यान में रखना, फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी की शेप साइज मैटर नहीं करती, पूरे बॉडी को एक सेंटर से, सारे फोर्सेस को सेंटर से ड्रॉ किया जाता है पूरे मैकेनिक्स में। सिर्फ रोटेशनल मोशन में जो रोटेशन का इफेक्ट होता है, टॉर्क निकालना होता है, तब वो फोर्सेस का पोजीशन, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए फोर्सेस का पोजीशन मैटर करता है, बाकी सबके लिए नहीं करता, ठीक है। तो ध्यान में रखना, F = ma वेक्टर जो होता है, अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस लगाएंगे, जहां पे अपने को अपना वेक्टर काम में आएगा, कंपोनेंट जे वो सब अपने को देखना पड़ेगा। और थर्ड जो लॉ होता है वो होता है एक्शन रिएक्शन। एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जैसे मैंने, मतलब सपोज इस पेन को मैंने मारा, तो पेन के ऊपर जो फोर्स इधर लगा, तो पेन ने भी मेरे हाथ को मारा इधर, तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स इधर है, तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स इधर है, नॉर्मल फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्शन रिएक्शन हो गए। यहां पे भी आप देखोगे, यहां पे N1 ऊपर है, 4 kg के ऊपर N1 नीचे, N1 एक्शन रिएक्शन हो गया। बट एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस है N1 है, अलग अलग बॉडीज पे लगे। हाँ, तो इसलिए N1 0 नहीं है, सिर्फ 2 kg बॉडी को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे N1 एक्शन रिएक्शन करके फोर्स को कैंसिल नहीं करते। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे तीनों मैंने जो कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल दिए, 8 kg ब्लॉक को मैंने, देखो 8 kg ब्लॉक को इस तरीके से ऐसे हैंग किया हुआ है, बोला है T1 एंड T2 निकालो। अब हैंग किया हुआ है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो सारे फोर्स को कैंसिल करेंगे, तो कुछ नहीं, टेंशन पुल करता है, टेंशन पुल करता है, ग्रेविटी mg नीचे है, 80 mg। और इस तरीके से इसका अपन ने कंपोनेंट निकाला, अलोंग x एंड y एक्सिस को ड्रॉ किया और नेट फोर्स को 0 किया। तो अलोंग x एक्सिस फोर्स 0 है, तो T1 = T2 sin 30 आ गया। यहाँ पे अलोंग y एक्सिस भी फोर्स 0 है, तो T2 cos 30 = 80 आ गया। इस तरीके से इक्वेशंस 2 लिखे, आंसर्स। अब T1 T2 की वैल्यू वगैरह मैं नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ कंसेप्ट्स को रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान में रखना, ये हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ इक्विलिब्रियम में। व्हाट अबाउट सेकंड लॉ, मतलब F = ma कैसे लगाना है। तो F = ma लगाने के लिए क्या करना पड़ता है पता है, जैसे फोर्स देखो यहाँ पे पहले डायग्राम में एक फोर्स F1 एक फोर्स F2, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो पहला तो रूल बनाओ,
जहां पे एक्सेलरेशन है ना वहां पे एक एक्सिस को ड्रॉ करने का, दूसरी उसके परपेंडिकुलर, तीसरी एक्स वाई जेड एक्सिस होगी तो जेड एक्सिस। जनरली एक्स एंड वाई एक्सिस ही होती है मैक्सिमम क्वेश्चंस में, ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशन क्वेश्चन जनरली बनते हैं। अब इस क्वेश्चन में F1 इधर F2 इधर, एक्सेलरेशन इधर मैंने ड्रॉ किया है, एक्सेलरेशन इधर ड्रॉ किया है ना, तो आपको इक्वेशन F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो वेक्टोरिकल इक्वेशन है वो कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स बढ़ा लेने का, मतलब इसका इक्वेशन क्या आएगा, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू ma। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने बिना कुछ दिमाग लगा के A को ऐसा रख दिया पर एक्चुअली बॉडी ऐसे जा रही है, तो आपको पता है जब A इधर कैलकुलेट करोगे तो A की वैल्यू निगेटिव आएगी। नाउ व्हाट निगेटिव इंडिकेट्स, जो अपने माना हुआ डायरेक्शन है वो है उल्टा, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी देखो F1 ऐसा, F2 ऐसा, mg ऐसा और A2 ऐसा दिया, A1 ऐसा दिया, तो जहां पे एक्सिस है वहां पे एक्सिस बना दी, एक एक्सिस A हो गई, एक्सिस A हो गई। अब जो फोर्सेस उस एक्सिस के अलाउ नहीं है उसके कंपोनेंट निकाल दिए, जैसे F1 का कंपोनेंट निकाल दिया, F1 cos थीटा, F1 sin थीटा, फिर इक्वेशन यहां पे लिखा, इक्वेशन यहां पे लिखा, काम खत्म। अब यहाँ पे देखो F1 cos थीटा माइनस F2 इज इक्वल टू ma2, और ऊपर F1 sin थीटा माइनस mg इज इक्वल टू ma1। आपको इक्वेशन लिखने को आ गया ना तो आपका काम आ गया। फिर इंक्लाइन प्लेन, अब इंक्लाइन प्लेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी इंक्लाइन प्लेन दिखता है ना और मास लिखा रहता है तो mg तो हमेशा नीचे होता है। अब इंक्लाइन प्लेन में सपोज बॉडी ना नीचे मूव कर रही है, नीचे मूव कर रही है, तो कभी भी mg का कंपोनेंट कैसे लेना पता है, जो एंगल थीटा होता है ना इंक्लाइन प्लेन वाला, mg का ये जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन जो एक्सिस है ना उसके साथ mg का हमेशा ये एंगल थीटा रहेगा। तो हमेशा mg के दो कंपोनेंट जो आएंगे ना, जो अलोंग इंक्लाइन प्लेन रहेगा वो रहेगा mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन रहेगा mg cos थीटा। याद रखना है mg sin थीटा, mg cos थीटा, और नॉर्मल फोर्स ऐसे। अब इस क्वेश्चन में तो मैंने ऐसे लिखे F1 ऊपर लिखा है और बोले एक्सेलरेशन ऐसा है, तो जहां पे एक्सेलरेशन वहां पे एक्सिस, दूसरी इसकी इधर एक्सेलरेशन ऐसा है ना, मतलब कौन सा फोर्स बड़ा होगा, mg sin थीटा माइनस F1 करके लिखेंगे ma1। दिस इज हाउ यू राइट इक्वेशन F इज इक्वल टू ma, मतलब सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, अब इस डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव ही नहीं कर रही है तो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्सेस को क्या करने का, इक्वेट कर देने का, ऊपर वाले सारे फोर्सेस और नीचे वाले सारे फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, मतलब इक्वेट हो जाएंगे, ठीक है। ये बेस था। फिर उसके बाद होता है पुली एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब पुली एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट जो इक्वेशन होता है ना, ठीक है, ये भी एक आता है बट इसके बहुत छोटे। स्ट्रिंग कांस्टेंट के दो मेथड थे, एक था वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू जीरो मेथड। वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है, कोई भी जो ब्लॉक्स दिखते हैं ना यहाँ पे उसके ऊपर टेंशन फोर्स कितना है वो डाल देंगे, तो टेंशन फोर्स यहाँ पे T है और ये ब्लॉक सब उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसका देखो ना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट S लिखा है, अभी कुछ भी लिख सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट S लिखो, S की जगह V लिखो क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो V आएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो A आएगा, तो S V A तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, इधर भी S V A तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। और टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो आपको पता है ना वर्क डायरेक्ट, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव TS, तो प्लस साइन डालने का TS, इसी डायरेक्शन में TV, इसी डायरेक्शन में TA, कुछ भी लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर T इंटू V या T इंटू A वर्क नहीं है, बट आपको पता है वर्क का जो इक्वेशन अपन लिखेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, उसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो अपने को इस मेथड के लिए, मतलब इफ यू वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ऑल दिस एक्सेलरेशंस जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, तो उसके लिए ये मेथड है, ठीक है। तो टेंशन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो माइनस साइन डालेंगे, टेंशन डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है तो ऐसा इसका जीरो डालेंगे वर्क डन, और टेंशन डिस्प्लेसमेंट एंगल में तो TS cos थीटा डालेंगे, मतलब S का ये कंपोनेंट होगा S cos थीटा, ये कंपोनेंट होगा S sin थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये मेथड को यूज करके हम लोग स्ट्रिंग कंस्टेंट इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये मेथड 1 है। और मेथड 2 जो है ना, ये पूरी जो स्ट्रिंग होती है ना, जैसे यहाँ पे देखो बड़ी सी स्ट्रिंग है, इसका टोटल चेंज इन लेंथ, उसका जो चेंज इन लेंथ होता है ये जीरो होता है। तो इसमें क्या करना होता है, कंसीडर ऑल स्मॉल पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग्स, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, दिमाग में रखने का, एक जो स्ट्रिंग होती है, एक स्ट्रिंग का एक कंस्टेंट इक्वेशन बनता है। तो एक स्ट्रिंग में ये जितने भी स्मॉल पार्ट्स है, सारे स्मॉल पार्ट्स, उनको सबको कंसीडर करना होता है, सबका चेंज इन लेंथ देखने का इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मैं एक करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। चेंज इन लेंथ का मेथड कैसा है, कोई भी एक स्ट्रिंग का जो लेंथ है ना, ऐसे ये पॉइंट जा रहा है x1 से, ये पॉइंट जा रहा है x2 से, तो कभी भी ध्यान में रखना जो स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ाता है उसको प्लस साइन डालते हैं, तो प्लस x1 डालेंगे।
जो स्ट्रिंग का लेंथ कम करता है, देखो कम कर रहा है ना, तो इसमें माइनस साइन डालेंगे, फिर इसका चेंज इन लेंथ कितना हुआ पता है, प्लस x1 माइनस x2। अब कोई बोला कि सर यहां पे भी एक स्ट्रिंग की ऐसी लेंथ रही है, बट यहां पे तो x3 ऐसे जा रहा है और x4 ऐसे जा रहा है, तो पता है x3 के कंपोनेंट होंगे, देखो ये कंपोनेंट लेने का, x3 cos थीटा, x3 sin थीटा, तो x3 cos थीटा, अब ये स्ट्रिंग का लेंथ x3 cos थीटा बढ़ा रहा है, तो इधर प्लस x3 cos थीटा जाएगा, और यहां पे x4 कम करे तो माइनस x4 जाएगा। अब मैंने बोला कि कोई एक ही स्ट्रिंग का पार्ट है, ऐसा पकड़ लो क्वेश्चन में एक ही स्ट्रिंग का पार्ट है, दो पार्ट, तो सबका चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू क्या करने का, सबको ऐड करने का इक्वल टू 0 कर देने का। इससे बनता है दूसरा मेथड। ऐसे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के दो मेथड्स थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में कभी कभी एक हाथ ऐसा क्वेश्चन आता है जो बहुत ही ऐसा सिंपल सा आता है, यहां पे देखो एक स्ट्रिंग ऐसी लगी है, एक स्ट्रिंग ऐसी लगी है, लेकिन एक ही पुली है, तो जब एक पुली होती है ना, तो भाई जितना ब्लॉक ही नीचे जाएगा उतना ही दोनों ब्लॉक ऊपर जाएंगे। आपको पता है इसमें ये वर्क डन, ये वो सब लगाने की भी जरूरत नहीं है। जब पुली फिक्स होती है ना, कुछ नहीं करना है, मूवेबल पुली में ही ये सब लगेगा। अब यहाँ पे पुली तो फिक्स है, तो आपको पता है इसमें a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3, किसी ने वेलोसिटीज लिखा होता है v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3, खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें कैसे है, अब इसमें देखो, इसमें सपोज मैंने बोला कि ये ब्लॉक जा रहा है a1 से नीचे, ये ब्लॉक आ रहा है कुछ a2 से इधर, और ये ब्लॉक आ रहा है सपोज a3 से इधर। अब किसी ने बोला सर इसमें फाइंड रिलेशन बिटवीन a1 a2 एंड a3, कुछ नहीं, क्वेश्चन एकदम इजी है। क्या करने का, जो सबसे बड़ी वाली स्ट्रिंग होती है ना, उसमें टेंशन मांगने का t, टेंशन रिमेन्स द सेम। एक स्ट्रिंग में एक टेंशन होता है, एक स्ट्रिंग में एक टेंशन, देखो यहाँ पे सब जगह पे टेंशन t। फिर एक रूल था, याद करो क्या, पुली मासलेस होती है, पुली मासलेस होती है, पुली फ्रिक्शनलेस होती है, पुली रोटेट नहीं करती, तो ये टेंशन टी हो गया, तो ये टेंशन हमेशा 2t होता है। किसी को याद नहीं है तो अब याद हो जाएगा, ये टेंशन टी होगा तो ये पुली का टेंशन 2t हो जाएगा, ये t और t, तो ये भी 2t, ये 2t, ये भी 2t और ये t। तो अब सारे ब्लॉक्स के ऊपर का टेंशन लिख दो, तो मुझे तो इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन कितना है, 2t प्लस 2t कितना, 4t ऊपर, a1 नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, माइनस 4t इंटू a1। इसमें t ऊपर, a3 ऊपर, तो प्लस t इंटू a3, और यहां पे अरे टेंशन हमेशा पुल करता है, तो ये 2t प्लस 2t प्लस 2t कितना, 6t एंड a2 सेम डायरेक्शन में, तो प्लस 60 a2 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन। मतलब किसी ने बोला सर मेरा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है, तो a3 प्लस 6a2 इक्वल टू 4a1, देखो ये मेरा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन हो गया। अब ये सबसे सिंपल मेथड है, वर्क डन बाय टेंशन मेथड। ये मेथड से करने गए ना, प्रॉब्लम क्या होगा पता है, इतने स्ट्रिंग्स के ऐसे पार्ट ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्यों करना है। बट किसी ने सपोज अच्छे से मेरा प्रॉपर वीडियो देखा है उसमें, तो रिवीजन के लिए बोल रहा हूं मैं, प्रॉपर पार्ट ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है। मैं कोई एक दूसरा कलर लेता हूं, कौन सा कलर लूं, यहाँ पे दो कलर, तो येलो लेते हैं। यहाँ पे देखो a1 से नीचे जा रहा है, तो आपको पता है जो पुली है ना, वो भी a1 से नीचे जाएगी ब्लॉक के साथ, तो ये वाला पार्ट a1 से नीचे जाएगा, ये वाला पार्ट a1 से नीचे जाएगा, ये वाला पार्ट a1 से नीचे जाएगा, ये वाला पार्ट भी a1 से नीचे जाएगा। ये सारे पुली के जो पार्ट है ना, देखो ना, ये स्ट्रिंग को मेरे को ड्रॉ करना पड़ता है इससे, तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स है ना, ये फिक्स्ड है, इसमें कुछ मूवमेंट नहीं है, कुछ मूवमेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो सब फिक्स्ड है। अब कौन सा मूव कर रहा है, ये a3 से ऊपर जा रहा है, देखो ये वाला पार्ट a3 से ऊपर जा रहा है। अब ये ऐसे जा रहा है, तो ये वाला पार्ट a2 से जा रहा है, ये वाला पार्ट a2 से जा रहा है, ये वाला पार्ट a2 से, ये a2 से, a2 से और a2 से। अब आप देखोगे स्ट्रिंग के, तो ये 6a2 से अंदर जा रहा है, तो माइनस साइन होगा। ये a3 से अंदर जा रहा है, तो यहां पे भी माइनस साइन होगा, जिसे मैंने यूज किया ना। और ये a1 से a1 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 a1, तो यहां पे प्लस साइन, तो प्लस 4a1 इक्वल टू 0। इस तरीके से अपने को ये वाला पार्ट इसको यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है, जहां पे रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2 निकलना है, बट ये इस तरीके से, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें देखो इन क्वेश्चन को भी अपन वर्क डन बाय टेंशन से भी कर सकते हैं, या अपन अपने वो नोड वाला अभी जो मैंने बताया उससे भी कर सकते हैं। अभी अपन अपने चेंज इन लेंथ से करते हैं। चलो चेंज इन लेंथ से कैसे करना है, तो v1 वाला पार्ट कहां पे जा रहा था, नीचे जा रहा था, ये v2 वाला पार्ट इधर जा रहा था, तो इसके दो कंपोनेंट लिए, एक क्या लिया, v2 क्या लिया, cos थीटा, और v2 sin थीटा का तो कुछ वैसे भी काम नहीं है, क्योंकि v2 sin थीटा जो
स्ट्रिंग की लेंथ कौन चेंज करेगा? अलोंग स्ट्रिंग का डायरेक्शन वाला ना। अब ये नीचे है मतलब ये अंदर जा रहा है, मतलब माइनस, स्ट्रिंग की लेंथ कम कर रहा है, ये स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा रहा है, तो इक्वल टू 0, बस ये आ गया। हाँ, इसी को टेंशन मेथड से करना होगा तो, अरे टेंशन मेथड से करना होगा तो क्या करते भाई, टेंशन ऊपर है, V1 नीचे है, यहाँ पे टेंशन इधर है, V2 इधर है, तो बस आप समझ लो ना, हो गया ना, माइनस टी V1 प्लस टी V2 cos थीटा, सेमी इक्वेशन है, इक्वल टू 0, वर्क डन बाय टेंशन मेथड से, ठीक है। फिर होता है वेज कंस्ट्रेंट। नाउ वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है? इट इज रिलेशन बिटवीन, वेज मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा ट्रायंगुलर ब्लॉक होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा और ट्रायंगुलर ब्लॉक रखा जाता है, और बोला जाता है कि भाई ये जब ब्लॉक, अब इसके नीचे वाला जो वेज है ना, वेज ये भी मूव करता है, देखो ये आगे गया, ये नीचे आया, तो बोला है भाई रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस a1 a2 a3, रिलेशन बताओ, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस, जब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा जाता है, तो इसका सबसे सिंपल तरीका, एकदम सिंपल तरीका क्या पता है आपको? पता है वेज कंस्ट्रेंट क्यों बनता है? ब्लॉक हार्ड सरफेस है, ये ब्लॉक इसके अंदर घुस नहीं सकता, हमेशा वो उसके ऊपर चिपका रहेगा, मतलब ये जो हार्ड सरफेस है ना, ऐसा ग्रीन वाला, इसको ड्रॉ करो। अब ऊपर वाला जो ब्लॉक है ना, ऊपर वाला ब्लॉक, इसके एक्सेलरेशन ड्रॉ करो। क्या एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन ड्रॉ करो, ये a2 है और इधर a3 है। नीचे वाला जो ब्लॉक है ना, उसका भी एक्सेलरेशन ड्रॉ करो, क्या है? a1 ऐसा है। अब इसको क्या है, ये जो ना, ध्यान में रखना, ये दोनों जो यहाँ पे टच ऐसे, तो ये जो ग्रीन सरफेस निकाला ना, ध्यान में रखना, ये ब्लॉक इसके अंदर घुस नहीं सकता, मतलब इसके अलोंग का एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। द एक्सेलरेशन अलोंग दिस, ये सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? तो सपोज भाई एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो यहाँ पे a1 का ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा? अरे भाई a1 का ये जो कंपोनेंट होगा, ये आ जाएगा a1 क्या? साइन थीटा। तो ध्यान में रखना, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक का ये हमेशा एक्सेलरेशन सेम होगा, तो इसका जो इक्वेशन बना वो क्या बना? a3 is equal to a1 sin थीटा। दिस इज माय रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड, इसको हम लोग बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। जैसे इस केस में देखो, ये नीचे ये वाला सरफेस फिक्स्ड है, उधर एक ब्लॉक है m1, ये m2 नीचे जा रहा है, m1 m2 ऊपर आ रहा है, अरे m1 नीचे जा रहा है, m2 ऐसे आ रहा है, तो बोला है कि रिलेशन बिटवीन a1 a2, कुछ नहीं, कौन सा सरफेस फिक्स्ड है, मतलब कौन सा सरफेस हार्ड है? ये हार्ड सरफेस है, तो ये हार्ड सरफेस है। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन ड्रॉ करो, कहां पे आएगा? a2 ऐसे आएगा। नीचे वाले का ड्रॉ करो, a1 ऐसे आएगा। सपोज एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो इधर का ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, देखो, ठीक है। अब इसके दोनों के क्या हो जाएंगे? कंपोनेंट्स। तो ये हो जाएगा मेरा क्या? a1 क्या? साइन थीटा, और ये हो जाएगा मेरा a2 कॉस थीटा। इसका कुछ काम नहीं है इस डायरेक्शन में, हार्ड सरफेस ये इसके अंदर नहीं घुस सकता, उसी के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका इक्वेशन ये और ये दोनों सेम रहेंगे, a2 इज इक्वल टू a1 साइन थीटा। इस तरीके से वेज कंस्ट्रेंट को कैलकुलेट किया जाता है। सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद लास्ट के दो टॉपिक जो उसे न्यूटन लॉस ऑफ मोशन के नॉर्मल, इसमें सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स एक फॉल्स फोर्स होता है, मतलब ये काम में आता है, देखो ध्यान में रखना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब तक जो भी हम फ्रेम देख रहे थे, मतलब हम जो भी एफबीडी निकाल रहे थे, वो ग्राउंड से आप बैठ के निकाल रहे थे, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो था। जो जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसका जीरो नहीं है एक्सेलरेशन, उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये कहां पे काम में आता है पता है? जैसे यहां पे देखो, यहां पे गाड़ी जा रही है एक्सेलरेशन a0 से, अब गाड़ी में हो, एक पेंडुलम लटकाया हुआ है, गाड़ी जब जाती है तो पता है पेंडुलम से पीछे आता है, और बोला कितने एंगल से वो पीछे आएगा। अब दो टाइप के ऑब्जर्वर है, एक गाड़ी में बैठा हुआ ऑब्जर्वर और एक ग्राउंड में बैठा हुआ ऑब्जर्वर। दोनों एफबीडी बना रहे हैं, देखो दोनों, ये बना रहा है ग्राउंड पे बैठे बैठे। तो अब मुझे होता है, ये जब पेंडुलम पीछे गया, तो पेंडुलम पीछे गया जैसे थीटा से, यहां पे देखो ये थीटा से सपोज पीछे गया ऐसे, तो इस मास का एफबीडी क्या रहेगा? mg नीचे, टेंशन t ऐसे, तो टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए, t sin थीटा t cos थीटा, t sin थीटा cos थीटा ना, और mg नीचे। अब ये पूरा का पूरा बॉडी एक्सेलरेशन a0 से जा रहा है ऐसे गाड़ी। अब ये जो इक्वेशन हम बना रहे हैं, ये वाला एफबीडी वाला बंदा है, ये बंदा। तो जब ये एफबीडी वाला बंदा जब ये बनाएगा, तो पता है ये इक्वेशन क्या लिखेगा? मास का एक्सेलरेशन a0 ऐसा है, तो इक्वेशन सिंपल लिखेगा वो, t sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेगा? ma0। f इज इक्वल टू ma है, t sin इक्वल टू ma0।
और इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेगा वो, mg लिखेगा बस। बट वही चीज अब आप देखोगे, ये बंदा जो कहां पे बैठा है, गाड़ी में बैठा है, तो उसके हिसाब से तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अरे उसके हिसाब से तो ये ऐसा लगेगा रुका हुआ है, अरे इसके हिसाब से तो ये एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, जीरो। इसको ऐसा लगेगा कि भाई इसका जो एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जीरो है तो ये जो बंदा है, जब ये इसका एफबीडी बनाएगा तो ध्यान में रखना, ये बंदे का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका खुद का जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है, ए नॉट इस डायरेक्शन में है, ए नॉट इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है। तो ये एक फोर्स ऐड करेगा और उसी फोर्स को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। अब ये जो फोर्स ऐड करेगा, ये फोर्स ऐड करेगा एक्सेलरेशन ए नॉट, जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है, ये फ्रेम है ना, इसको उल्टा करने का, इसके मास से मल्टीप्लाई करने का, तो ये एम ए नॉट फोर्स आ गया। अब इस बंदे के वजह से ये पूरा का बॉडी इक्विलिब्रियम में, मतलब सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। मतलब ये भी इक्वेशन वही लिखेगा, टी साइन थीटा इक्वल टू क्या, एम ए नॉट, इक्वेशन तो सेम ही आया क्योंकि ये एक फोर्स इधर कैंसिल कर दिया। अब ये जो एम ए नॉट फोर्स है, ये एक्चुअली फोर्स नहीं है, ये सूडो फोर्स है, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों, क्योंकि गाड़ी में बैठ के पेंडुलम को देख रहा है, तो जो गाड़ी में बैठा हुआ बंदा होगा उसको लगेगा पेंडुलम और वो दोनों रुके हुए, तो उसके हिसाब से एक्सेलरेशन जीरो कर देगा वो, मतलब सारे इधर कैंसिल कर देगा, मतलब उसको लेकिन एक एडिशनल फोर्स ऐड करना पड़ा, और इस एडिशनल फोर्स को ही कौन सा फोर्स बोलते हैं, सूडो फोर्स। समझ में आया? ये कुछ लोग इसमें नहीं पढ़ाते, मैं यहां पे बता देता हूं आपको। स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम जनरली मतलब वर्क एनर्जी पावर में कुछ लोग पढ़ाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बताता। स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में होती है तो उसका नेचुरल लेंथ L0 है, खींच दिया तो लेंथ L1 हो गया, मतलब उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। कंप्रेस कर दिया तो L2 हो गया। अब किसी ने बोला सर एक्सटेंशन कितना है, तो L1 माइनस L0, उसको x से लिखते हैं। कंप्रेशन कितना है, L0 माइनस L2। स्प्रिंग क्या करेगी, पुश और पुल दोनों करेगी, ठीक है। अब सबसे बेस्ट, एक स्प्रिंग से एक मास को लटकाया हुआ है, तो जब x इक्वल टू जीरो है, तो ये x इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ पे कोई भी नेचुरल लेंथ में, अब यहाँ से इसको लटका दिया धीरे धीरे ऐसे करके, तो बोला कि कितना एक्सटेंशन होगा, तो mg नीचे और स्प्रिंग उसको खींचेगी, kx ऊपर, एक्सेलरेशन जीरो है तो mg इक्वल टू kx, तो x की वैल्यू क्या है, mg बाई k, सिंपल। अब ऐसे दो ब्लॉक्स, एक k1 से लटका है, k2 से लटका है, अब बोला है कि भाई ऐसा लटका के रखा है, अब यहाँ पे इसके ऊपर m2g नीचे फोर्स आएगा, इसमें भी एक्सटेंशन है तो k2x उसको ऊपर खींचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, m2g is equal to k2x, ये इक्वेशन आ गया। इसमें क्या होगा, m1g नीचे वाला स्प्रिंग उसको नीचे खींच रहा है k2x, ऊपर वाला स्प्रिंग उसको ऊपर खींच रहा है k1x, तो k1x इक्वल टू m1g प्लस k2x। अब अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है, एक स्प्रिंग को कट कर दिया, अब ऐसे पोजीशन में एक स्प्रिंग को कट कर दिया, तो बोला है दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब इसको कट कर दिया तो सडनली k2x जीरो हो गया, तो इसके ऊपर सिर्फ m2g, तो नीचे वाला फोर्स तो नीचे जाएगा, बट इसको कट कर दिया तो k2x तो जीरो हो गया, बट इसके ऊपर नेट फोर्स कौन सा बचा फिर, k1x माइनस mg, k1x माइनस m1g, तो उससे मुझे वो निकालना पड़ेगा अपना, और ये इक्वेशन तो लेके रखने का, क्योंकि है ही ना, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखने का, यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे k2x2 लिखता हूँ और यहाँ पे k1x1 लिखता हूँ, इसका दोनों का जो ये है कंप्रेशन और एक्सटेंशन वो अलग अलग होगा, ठीक है। चलो अब हम पहले अभी 2 मिनट में हम लोग रिवाइज करेंगे फ्रिक्शन को, ठीक है। फ्रिक्शन भी सिंपल है। फ्रिक्शन में क्या है गाइस, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन स्टैटिक इज बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू, वो होता है म्यू एस इंटू एन, वेयर म्यू एस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू एन नॉर्मल फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के इंटू एन, और ध्यान में रखना म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू के, म्यू एस बड़ा होता है हमेशा, एंड म्यू एस एंड म्यू के ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, मटेरियल इन कांटेक्ट, ध्यान में रखना, ठीक है। म्यू एस एंड म्यू के दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन कैसा है, 20 kg अलग अलग फोर्स लगाए, 50 न्यूटन, 80 न्यूटन, 100 न्यूटन, तो बोला इसका क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में, फ्रिक्शन के क्वेश्चन में क्या करना पता है,
म्यूएस इंटू एन निकालने का। अब म्यूएस की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू नॉर्मल फोर्स है 200, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ गया गाइस, इसका आंसर आ गया 80 न्यूटन। अब ये हो गया मेरा फ्रिक्शन मैक्सिमम। अब एक चीज कभी भी हमेशा दिमाग में रखना है, जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 80 न्यूटन है तो 80 न्यूटन के नीचे वाले फोर्सेस में तो बॉडी मूव करेगी ही नहीं, मतलब इस बॉडी को मूव करने के लिए 80 न्यूटन से ज्यादा फोर्स चाहिए, इसके लिए अपने को स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लगती है। ठीक है, मतलब इन दोनों में तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। अब जो एक्सेलरेशन 0 है तो आपको पता है जितना फोर्स हम लगाएंगे उतनी ही फ्रिक्शन की वैल्यू रहेगी। तो इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू किसने बोला सर 50 न्यूटन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी 50 न्यूटन। अरे 50 लगाया तो फ्रिक्शन भी 50 होगा ना, तो ही तो 50 0 हो जाएगा। सो दिस फ्रिक्शन इज वेरिएबल फ्रिक्शन, ध्यान में रखना, दिस इज वेरिएबल फ्रिक्शन। जब 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो सिंपल बॉडी मूव करना चालू करेगी, और जब बॉडी मूव करना चालू करेगी तब जब फ्रिक्शन यहां पे आएगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो होता है म्यू के, दैट इज 0.1 इंटू नॉर्मल फोर्स विच इज 200। तो यहां पे आएगा वो 20 न्यूटन। अब 100 माइनस 20 80, 80 बाई 20 4, तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 4 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। फ्रिक्शन को मैंने क्विकली रिवाइज आपको करवाया। ठीक है, फ्रिक्शन के दो और चीजें, इस एक बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, आपको पता है इसको मैं इंक्लाइन प्लेन पे रखा और इंक्लिनेशन बढ़ाते गया, तो आपको पता है ऐसा ब्लॉक एक रखता है और इंक्लाइन प्लेन, तो एक एंगल पे वो नीचे आना चालू कर देता है। मतलब कैसे, जब एक एंगल थीटा नॉट है तो इसमें mg के दो कंपोनेंट थे, mg sin थीटा, mg cos थीटा, नॉर्मल फोर्स ऊपर था, अभी नीचे आना चालू हुआ तो फ्रिक्शन ऊपर होगा। अब एंगल बढ़ाते गए तो एक एंगल पे फ्रिक्शन की वैल्यू ना म्यू mg cos थीटा म्यू s मैक्सिमम वैल्यू रीच हो जाएगी। इसके बाद पे एंगल पे ये फोर्स बड़ा हो जाएगा, इससे नीचे आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे दोनों चीजें सेम इक्वल है, तो जब दोनों चीजें एक दूसरे को सेम कर देंगे, mg sin इक्वल टू म्यू s mg cos थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू s, और उस थीटा को ही हम थीटा नॉट लिखा है, इसको मैं थीटा नॉट लिखता हूं। ये कौन सा वाला थीटा है जहां पे क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल है। इस थीटा के बाद मतलब इफ थीटा इज ग्रेटर देन दिस तो बॉडी नीचे आ जाएगा, और इस थीटा को भी बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी यही फॉर्मूला, मतलब एक्सप्रेशन तो वही आता है, बट एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कंसेप्ट अलग है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, बोथ ऑफ देम आर कांटेक्ट फोर्सेस। दोनों कांटेक्ट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें एक्चुअली एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखा जाए तो tan लैम्बडा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन अपॉन एन, अरे tan लैम्बडा हो जाएगा फ्रिक्शन F अपॉन एन। देखो ना ट्रायंगल लॉ, F को इधर लेके जाओ तो F अपॉन एन। तो लैम्बडा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ पे आप म्यू एस इंटू एन डालोगे और एन को कैंसिल करोगे तो tan लैम्बडा मैक्सिमम भी कितना आएगा, म्यू एस ही आएगा। दोनों चीजें सेम ही बट कंसेप्ट्स अलग अलग है, ध्यान में रखना, एक्सप्रेशन सेम है। ठीक है, अब ये ऐसे कुछ एग्जांपल आते हैं जहां पे मतलब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है फ्रिक्शन में, कि बोला कि सर ये फोर्स है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो बताओ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा। तो भाई आपको पता है इसमें जब बॉडी ऊपर जा रही है ना तो यहाँ पे म्यू के इंटू एन ना, एन की वैल्यू क्या होती है mg cos थीटा, तो यहाँ पे f माइनस म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल टू ma करके a निकाल देने का। ठीक है, नीचे जा रहा होगा तो एकदम ही सिंपल है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं गाइस, फ्रिक्शन के क्वेश्चन। फिर फ्रिक्शन के 3 के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है गाइस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, एक मिनट में जस्ट देख रहा हूं, हाँ ठीक है, इसमें क्या होता है, अब आप एक्चुअली चेक करोगे 4 kg 6 kg का ब्लॉक है, म्यू एस म्यू के पॉइंट टू दिया हुआ है, म्यू एस म्यू के पॉइंट टू दिया, बोला गया आपको पता है एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रहता है ना, तो कभी कभी दोनों ब्लॉक साथ में जाते हैं, कभी कभी दोनों एक दूसरे के ऊपर वो करते हैं। तो बोले कि वो फोर्सेस के अलग अलग वैल्यूज बताओ जिनमें दोनों साथ में मूव करेंगे, दोनों कब तक साथ में मूव करेंगे, कब दोनों एक दूसरे के ऊपर वो करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है पूरा, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे बहुत टाइम जाएगा, बट मैंने जस्ट 3 टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं जो अच्छे लेवल के आते हैं, तो ये क्वेश्चंस आप नोट डाउन करके रखो और खुद से करो। ठीक है, मतलब ये फ्रिक्शन का मुझे ये क्वेश्चन करने को टाइम लगेगा। ठीक है, मैं आपको क्विकली इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है, क्या होने वाला है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये बाद में खुद को करना है क्योंकि मैं रिवीजन कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो क्या करने का पता है,
मैं इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये 6 kg का ब्लॉक कितना भी जोरदार जा सकता है, कितना भी जोरदार, बट ये 4 kg का ब्लॉक को लेके जाने का काम कौन करेगा? इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन। तो इधर तो फ्रिक्शन ऊपर आएगा, इसके ऊपर का फ्रिक्शन नीचे आएगा। इसको मैं F1 फ्रिक्शन लेता हूं। ये 6 kg नीचे आने को इधर जाने की कोशिश करेगा तो नीचे वाला फ्रिक्शन आएगा इधर F2। अब आपको पता है दोनों की वैल्यूज दी है, इसमें फ्रिक्शन F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? म्यू एस 0.4 इंटू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कितना है? 40। 0.4 इंटू 40 कितना है? 16 न्यूटन। फ्रिक्शन काइनेटिक वैल्यू कितनी है? 40 इंटू 2 तो 8 न्यूटन। तो ये निकाल के रखने का। तो तुमको पता है 4 kg का ब्लॉक आगे जाना है तो कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन जा सकता है? तो इसमें फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 16 न्यूटन लग सकती है, तो 16/4। तो इसका इस 4 kg का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम दैट इज फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू विच इज 16 डिवाइड बाय 4 विच इज 4। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मैक्सिमम जा सकता है। तो आपको पता है दोनों ब्लॉक्स को साथ में जाना है, तो दोनों ब्लॉक्स 4 तक साथ में जा सकते हैं, 4 तक। अब दोनों ब्लॉक को साथ में जाना है ना, तो दोनों ब्लॉक को मैंने एक 10 kg का ब्लॉक माना जो साथ में जा रहा है कितने से? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा सकता है। तो ये मेरा वो फ्रिक्शन का वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, उधर तक दोनों साथ में मूव करेंगे। बट यहाँ पे और एक अच्छा चीज है क्योंकि यहाँ पे ये फ्रिक्शन भी तो है, तो ये फ्रिक्शन तब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, दोनों साथ में मूव कर रहा है ना, तो 10 इंटू 100 इंटू 0.2 तो 20 न्यूटन। तो भाई यहां पे जिसका वैल्यू आएगा F माइनस 20 इज इक्वल टू 10 इंटू 4। F की वैल्यू आएगी 60 न्यूटन। तो पता है आपको ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे 60 न्यूटन तक। 60 न्यूटन के बाद वो अलग अलग मूव करना चालू करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन में हाँ, और इस क्वेश्चन में नीचे फ्रिक्शन है ना, तो 20 न्यूटन तक तो भाई जब तक इसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो थी 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन तक तो दोनों ब्लॉक मूव ही नहीं करेंगे। 20 टू 60 न्यूटन के बीच में दोनों साथ में मूव करेंगे, और 60 न्यूटन के बाद वो क्या करेंगे? अलग अलग मूव करेंगे। अब सेम क्वेश्चन जो इसके लिए सॉल्व किया आप इसके लिए भी कर सकते हो। जब फोर्स इधर नहीं इधर हो तो क्या होगा? कन्वेयर बेल्ट के क्वेश्चन आते, कन्वेयर बेल्ट घूम रहा है, उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक को रख दिया, तो बोला है कि भाई पहले क्या होगा? पहले इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन है तो क्या आएगा? 2 kg के ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन आएगा वो पहले काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। समझ में आ रहा है? अरे ऐसे मूव कर रहा है ना, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर आएगा, इसके ये जो है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर फ्रिक्शन पीछे आएगा। तो इस फ्रिक्शन काइनेटिक की वजह से मूव करना चालू करेगा, जो इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। आपको पता है वो एक्सेलरेशन कितना होता है? म्यू के इंटू एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो ए की वैल्यू आ जाएगी म्यू जी, म्यू के जी। आपको तो एक ब्लॉक को ऐसा नॉर्मली अपन ग्राउंड पे डाल देते हैं तो भी एक्सेलरेशन आता है, म्यू के जी, डिसेलरेशन आता है बेसिकली। एक ब्लॉक को मैंने ऐसे ग्राउंड पे जोरदार डाल दिया वेलोसिटी v से और बोला कि कितना इसका एक्सेलरेशन होगा, तो इसका रिटार्डेशन इतना होता है। इस केस में एक्सेलरेशन है क्योंकि कन्वेयर बेल्ट के ऊपर है। फिर एक्सेलरेशन की वजह से इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और एक टाइम के बाद कन्वेयर बेल्ट और इस मास की स्पीड सेम हो जाएगी और रिलेटिव मोशन रुक जाएगा। तब रिलेटिव मोशन रुक जाएगा तो फ्रिक्शन भी 0 हो जाएगा, तो दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जिन लोगों ने इसका अच्छे से रिवीजन किया है, क्विक रिवीजन है, तो जो मैंने कंसेप्ट बताए तभी आप कैच कर पाओगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी क्विकली कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के ऊपर। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक 6 से 7 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन में काफी कंसेप्ट मैंने कंसेप्चुअली बता दी आप लोग को। ठीक है, अभी यहां पे क्या करेंगे, यहां पे कुछ क्वेश्चंस क्विक वे में सॉल्व करेंगे अपन। अब इन क्वेश्चंस में फास्ट, ठीक है, क्विकली हर एक क्वेश्चन को मिस, देखो आप सपोज जेईई मेन की एग्जाम दे रहे हो 2025 में और इवन आप 11th स्टैंडर्ड में भी हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए विदिन 1 मिनट आप कर सकते हो। तो अपन इसमें अभी थोड़ा सा अलग करते हैं। आप क्या करते हो, मैं क्वेश्चंस को रीड कर रहा हूं, मैं आपको 1 मिनट दूंगा, आप सॉल्व करोगे, फिर मैं फटाफट सॉल्व करूंगा। चलो स्टार्ट करो गाइस, विदिन अ मिनट मैं सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है? चलो गाइस फटाफट।
1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको और फिर फटाफट मैं इसका आंसर बताऊंगा। क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आई थिंक 1 मिनट में हो सकता है। जेई 2024 का क्वेश्चन, शिफ्ट टू मैथ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो, a 2 kg brick begins to slide over a surface which is inclined at an angle 45 degree, ठीक है। अब 2 kg का ब्रिक है, it just begins at 45 degree, the coefficient of static friction between the surfaces, तो एकदम सिंपल सा है भाई। इसमें mg sin 30 मतलब 20 sin 45 20 cos 45 नॉर्मल फोर्स। अब फ्रिक्शन यहां पे है, अब जस्ट कर रहा है, इसका मतलब यहां पे मैक्सिमम वैल्यू रीच हो चुकी है विच इज म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस इंटू क्या 20 cos 45 रीच हो चुका है। तो इसमें जस्ट मतलब क्या, अभी ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, इसके बाद जस्ट है ना, तो दोनों फोर्सेस इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया 20 sin 45 इज इक्वल टू 20 sin 45 इक्वल टू म्यू एस 20 cos 45। अब आपको पता है cos 45 sin 45 की वैल्यू भी सेम है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हर बार नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन, ठीक है, क्विकली पढ़ो। ये भी क्वेश्चन विद इन अ मिनट आपका होना चाहिए। 2024 का क्वेश्चन है जेई का, फटाफट करो। चलो 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो क्या है। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर व्हेन एन आयरन सिलेंडर ऑफ मास 25 kg इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। द फ्लोर हिल्स एंड द ब्लॉक एंड द सिलेंडर टुगेदर गो डाउन विद एन एक्सेलरेशन 0.1। मतलब क्या है, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, ये 5 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है 25 kg का, अरे ये तो बड़ा है, ठीक है। तो 25 kg का सिलेंडर रखा हुआ है, आप समझो। इट इज प्लेस्ड टॉप ऑफ द ब्लॉक, द फ्लोर हिल्स एंड ये दोनों जाना चालू करते कितने से 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाना चालू करते। द एक्चुअल फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर इज इक्वल टू, तो भाई ये पूरा का पूरा ग्राउंड पे रखा है, और तो यहां का नॉर्मल फोर्स पूछा है, ग्राउंड है ना। अब देखो इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा एक सिस्टम हो गया, तो एक ये पूरी की पूरी सिस्टम होगी कितनी 30 kg की, उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर, और 25 प्लस 5 मतलब 30 मतलब कितना, हाँ 30 mg 9.8, जिस तरीके से आंसर्स है वो 9.8 लिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये पूरा का पूरा ब्लॉक नीचे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0.1 से जा रहा है, तो आप क्या करोगे 30 इंटू 9.8 माइनस n, जो मुझे ये निकालना है, इज इक्वल टू 30 इंटू 0.1, बस। तो ये आंसर है। तो इसका जो आंसर रहता है ये कैलकुलेट करोगे तो बी आ जाता है। सेम क्वेश्चन था भाई, ये सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस ये तो ये इधर का नॉर्मल मतलब पूरे सिस्टम ने इधर के ऊपर कितना फोर्स डाला, ठीक है। मतलब समझो यार, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब यहाँ पे देखो ये एकदम सिंगल पुली का क्वेश्चन है। लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 m2 इफ द एक्सेल ऑफ द सिस्टम इज g/√2 दिया हुआ है, देन द रेशियो ऑफ द मासेस, अरे कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस तो अपन बचपन में सॉल्व करते थे, ठीक है। ये m1 है, m2 है, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, where m2 is greater than m1, तो ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन a से, ये ऊपर आएगा एक्सेलरेशन a से, ठीक है। अब इस a की वैल्यू दी है कितनी g/√2, ये भी दिया है g/√2। तो भाई मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे। व्हाट इज एक्सेलरेशन, नेट फोर्स, नेट सपोर्टिंग फोर्स क्या था m2g, अपोजिंग फोर्स क्या था m1g, ठीक है। तो यहां पे क्या था m2g माइनस m1g डिवाइड बाय नेट फोर्स, नेट मास m1 प्लस m2 प्लस m1, और इसकी वैल्यू दी है g/√2। अब g कैंसिल, अब m2/m1, अब इसको m2/m1 में m2 चाहिए, तो m2 को कॉमन निकालो, तो यहाँ पे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आंसर निकालो, ये आंसर आ जाएगा। अब √2 देखो ना, अब टर्म्स भी देखोगे तो √5 तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं, तो सीधा ये ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन चेक करो, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
विद इन 30 सेकंड क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं विद इन 30 सेकंड्स। क्या है? A body of weight 200 Newton is suspended from a tree branch through a chain of mass 10 kg. The branch pulls the chain by a force equal to, भाई मतलब एक चेन है। कोई बोलेगा सर चेन का क्वेश्चन कैसे करोगे? अरे कुछ नहीं हो, चेन का मास 10 kg दिया है, मतलब ऐसा एक रोप है, इसका मास एक ब्लॉक है मतलब, और उसको एक 200 न्यूटन वेट किया है, मतलब 20 kg का ब्लॉक। अब मुझे बताओ तब ये इधर का टेंशन पूछा है भाई, मतलब 10 + 20 30, तो एक पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो 30 kg का है। तो 30 kg यहाँ पे mg 30 × 10 कितना 300, तो 300 न्यूटन से खींचेगा। तो यहाँ ये इससे कितने से खींचेगा, तो इधर का जो टेंशन होगा वो कितना आएगा 300 होगा। सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब यार ऐसे क्वेश्चन भी बहुत टाइम अपन ने किए हुए हैं, क्या ही करना है इसमें, सिर्फ डायग्राम में तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा। क्वेश्चन देखो, द मैग्नीट्यूड किसका मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इज, तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसी है तो T1 का ये कंपोनेंट दोनों इक्वल कर दो, काम खत्म है। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, सॉल्व भी नहीं करता मैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बताओ, चलो ये क्वेश्चन को मैं वापस आपको 1 मिनट देता हूँ, फटाफट करो, उसके बाद और एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, आगे का अपना टॉपिक सर्कुलर मोशन रिवाइज करेंगे। पहले यहाँ पे क्विक, कंसीडर अ ब्लॉक एंड अ ट्रॉली सिस्टम एज शोन इन द फिगर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम पूछा हुआ है। अब इसका जो है ये 0.04 है। तो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि ये ऐसे जाने की कोशिश करेगा, तो 0.04 है, तो आप एक चीज समझना, इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। तो 0.04 इंटू नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी 200। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 8 न्यूटन इसका आंसर है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब मुझे बताओ, अब इसका एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम पूछा है, तो ये एक्सेलरेशन ऐसा होगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे है, तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या था, नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। क्योंकि ये क्यों कर सकते हैं पता है, एक ही सिंगल पुली है, जनरली जेईई में नीट में क्वेश्चन सिंगल पुली के आएंगे, फास्ट हो जाएंगे। नेट मास, नेट फोर्स कितना है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स 60, अपोजिंग फोर्स कितना है 8, तो 60 - 8 डिवाइड बाय नेट मास 20 + 6, कितना दिख रहा है यहाँ पे, अभी आपको दिख ही रहा है ना यार। तो इसका आंसर कितना है सी, काम खत्म। समझ में आ रहा है? अरे कैलकुलेशन कर लो यार। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, all surface shown in the figure are assumed to be frictionless, the pulleys and the strings are light, the acceleration of the block of the mass 2 kg is, guys यहाँ पे नहीं, एंगल नहीं है, मतलब डायग्राम बनाते वक्त उसने थोड़ा सा गलत डायग्राम बना दिया। मैं एक्चुअली मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने ये अपने क्वेश्चंस अपने अलग अलग क्लासेस में बहुत अच्छे से किए होंगे। तो कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। क्या पूछा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg का एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलो अपन एक काम करते हैं, इसका एक्सेलरेशन ले लेते A1, इसका एक्सेलरेशन ले लेते A2। ठीक है, इसमें टेंशन ले लेते T, इसका T होगा, तो इसका टेंशन कितना होगा 2T। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान में रखना, मैं डायरेक्टली FBD बना रहा हूँ, 2 kg 20 sin 30, तो ये आएगा 10, इधर आएगा 40। अब मैं इक्वेशन लिखूँ तो क्या आएगा इक्वेशन, इसमें इक्वेशन आएगा 40 - 2T = 4A2। इसका इक्वेशन क्या आएगा, T - 10 = 2A1। अब रिलेशन बिटवीन A1 A2 क्या होगा, रिलेशन बिटवीन A1 A2 भाई वर्क डन बाय टेंशन, तो T × A1, T और A1 सेम डायरेक्शन में, 2T इधर A2 नीचे, तो -2T × A2 इक्वल टू क्या 0। तो A1 = 2A2, ये इक्वेशन आ गया मेरा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो A1 = 2A2 में यहाँ पे डालूंगा, तो भाई यहाँ पे A1 = 2A2 डालूंगा, तो यहाँ पे 4A2 ऐसे भी आ जाएगा। बट इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा।
और दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और इससे जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर आएगा g/3। सॉल्व तो कर सकते हो ना भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन 1 मिनट में पढ़ लेना फटाफट, क्वेश्चन 1 मिनट में पढ़ लेना फटाफट। क्या था क्वेश्चन? अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस हैविंग वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4, मतलब ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे द ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a rough surface having this kind of cross section. If the coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping is, मतलब भाई यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक सपोज ये 0,0 है और ये x, y पे यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये हाइट हो गई y, ये डिस्टेंस हो गया x, ठीक है। अब इसमें इसका जो स्लोप होगा यहाँ पे दैट इज dy/dx इज माई स्लोप। तो dy/dx कितना होगा? x/2 हो जाएगा यहाँ पे, देखो ना x/2 इज माई स्लोप। अब ये जो स्लोप है आपको पता है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 एंड द स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। अब याद करो ना एंगल ऑफ रिपोज वाला कंसेप्ट। जस्ट सपोज वो यहां पे है और वो अभी यहां पे क्या करना है, जस्ट विदाउट स्लिपिंग मतलब अभी वो तक स्लिप नहीं कर रहा है, मैक्सिमम हाइट पूछा हुआ है, तो म्यू इक्वल टू tan थीटा यूज करेंगे। तो म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5 है, तो म्यू इज 1/2, tan थीटा भी कितना है? x/2, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। तो x की वैल्यू 1 सपोज होगी, तो मुझे बताओ ये x की वैल्यू 1 आएगी, तब y की वैल्यू कितनी होगी? तो y इक्वल टू x²/4 ना, तो 1/4, तो 1/4, तो ए ऑप्शन है। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इधर आंसर लिखा नहीं, आंसर है ए इधर, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन, पपलू क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो अपन छुएंगे नहीं। एक गाइस 2025 में एक क्वेश्चन आया था, ये मेरे इस चीज का लास्ट का क्वेश्चन होगा, और ये मस्त क्वेश्चन था। सब क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद हम लोग सर्किल मोशन करेंगे, ठीक है। चलो बताओ यहां पे क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है बोलना, अ मासलेस स्प्रिंग गेट्स elongated by amount x1 under the tension 5 Newton. If the elongation is x2 under the tension 7 Newton, for the elongation of 5x1 minus 2x2 the tension in the spring will be. ये क्वेश्चन है, मतलब the massless spring gets elongated by amount x1 under the tension 5 Newton, मतलब kx1 की वैल्यू कितनी है? 5. If the elongation is x2 the tension is, मतलब kx2 की वैल्यू कितनी है? 7. तो बोला if the elongation is 5x1 minus 2x2, मतलब elongation is 5x1 minus 2x2, तो बोला है कि भाई the tension in the spring will be, ये मुझे टेंशन पूछा हुआ है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 5kx1 minus 2kx2 इसकी वैल्यू अपने को पूछिए। अब kx1 की वैल्यू 5 है, kx1 की वैल्यू 5 है, तो 5 5 25 हो गया। kx2 की वैल्यू 7 है, तो 7 14 हो गया। तो इसका आंसर कितना है? 11। बस अरे सिंपल से क्वेश्चन है, आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप करते जाओ बिना कुछ सोच के, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं।